हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर एसएसटी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 लेकर आई हूं। सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा जो आज चैप्टर नंबर 5 है वो है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से हम क्या समझते हैं, क्या होते हैं इंडस्ट्रीज? एक सिंपल सी चीज है, एक पेपर है। क्या वो पेपर हमें अपने आप ही मिल जाता है या भगवान बना के तो नहीं देता, या ये जो है अपना मार्क वो भगवान बना के तो नहीं देता? कहीं तो ये बनते होंगे। इसका क्या प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले पेपर के लिए क्या होता है, फॉरेस्ट में एक पेड़ की कटिंग होती है। जब उनकी कटिंग होती है ट्रीज की, जब उनका पल्प निकालना पड़ता है, उनका पल्प बनाना पड़ता है उस वुड का, ठीक है। जब वो उस वुड का पल्प हम बनाते हैं तो उसको केमिकल्स में उसको मिक्स करते हैं। केमिकल में मिक्स करने से क्या बनेगा? वो पेपर बनेगा। पेपर के बाद हम उसको बुक बनाने से पहले उसमें जो मार्जिन होगी, उसकी लाइंस होंगी, काफी चीजें उसमें कलर्स होंगे, या कोई बुक अपन उसको बनाना चाहते हैं, उसको मैन्युफैक्चर एज अ बुक करना चाहते हैं, कॉपी नहीं, तो उसमें पिक्चर्स होंगे, ग्राफिक्स होंगे, उसका बुक कवर होगा, उसमें सारा रिटर्न मैटर होगा। ये सब कुछ कहाँ से बनेगा? किसी एक इंडस्ट्री से। वो टोटली वो आपको प्रिपेयर्ड जो प्रोडक्ट मिलता है उसका बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है, और उन सबको जहां वो मैन्युफैक्चर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो कॉटन है, एक कॉटन ही हम उसको पहन लेंगे। कॉटन को एक क्लॉथ में डेवलप करने के लिए क्या हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इंडस्ट्री की। तो रॉ क्या हुआ? रॉ हुआ लेदर। लेदर कहां पहुंचा? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री ने उसका क्या बनाया? उसको शूज में कन्वर्ट किया। शूज कितनी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो गए, हम उसका यूज कर सकते हैं, एक लेदर का यूज नहीं कर सकते। सेम चीज कॉटन। कॉटन को कन्वर्ट किया क्लॉथ में। किसने कन्वर्ट किया? इंडस्ट्री में। तो ये जो जगह है, देखिए ना, जैसे कॉटन है, बीच में क्या आई? हमारी इंडस्ट्री, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्लॉथ में। वैल्यू किसकी इंक्रीज हुई? क्लॉथ की इंक्रीज हुई। कॉटन, अगर कॉटन का अपन एक बंडल लेते हैं तो कितने, एक सिंपल कॉटन का देखें तो 60 रुपए का या 80 रुपए का बंडल आ जाएगा। मगर क्या 60 और 80 में हमें कोई कपड़ा मिलेगा, कोई क्लोथ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू इसकी एडेड कर रहा है कॉटन से क्लॉथ तक। ये जो प्रोसेस है कौन कर रहा है? इंडस्ट्री। उसे चेंज कर रही है, उसको वैल्यूएबल बना रही है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन करती है गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी है और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। सेकेंडरी एक्टिविटी कैसे हुई? अपना जो रॉ प्रोडक्ट है, जैसे कि पेपर है, वो रॉ प्रोडक्ट है, उसको कन्वर्ट किया। सेकेंडरी एक्टिविटी उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रही है, कौन? इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस कर रही है। उसे कैसे चेंज कर रही है? उसमें मैन्युफैक्चर कर रही है और उसमें चेंजेस ला रही है जो वो किसी और ज्यादा काम के काबिल बने। कॉटन बहुत सारे काम आता है, मगर कॉटन से भी वो कितने चेंजेस करके क्या बना रही है? क्लॉथ बना रही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनिएगा। और ये चार्ट चाहे तो आप, ये वाला चार्ट मैंने बहुत छोटे तरीके से बनाया है कि आपको इजीली याद हो जाए। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम किसी इंडस्ट्री को? कितने तरीकों में हम डिवाइड करेंगे, किस किस तरीकों की इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली इंडस्ट्री अगर सेकेंडरी एक्टिविटी है तो पहले तो वो रॉ मटेरियल अपने पास लाएगी, सामान इकट्ठा करेगी, उसके बाद ही उसको कुछ बना पाएगी। तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड मरीन एंड फॉरेस्ट बेस्ड, कितने तरीके हो गए रॉ मटेरियल्स? 1 2 3। कितने टाइप्स में हो गए? 1 2 3। फर्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, प्लांट्स, एनिमल, कॉटन, ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट। एग्रो बेस्ड मतलब जो प्लांट और एनिमल्स से बनती। डेयरी प्रोडक्ट है जैसे
पनीर हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, एग्रो बेस्ड, एनिमल से ही आ रही है ये सारी चीजें। फिर प्लांट से क्या आ गया हमारे पास, कॉटन हो गया, ऑयल हो गया। कॉटन जो है कहाँ से, प्लांट से ले रहे हैं, ऑयल कहाँ से ले रहे हैं हम, प्लांट से ले रहे हैं। तो ये चीजें कैसे हो गई, एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब उन चीजों को हम वापस से, मतलब जो एक एनिमल है वो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। आप ये सोचेंगे मिनरल बेस्ड क्यों नहीं है, मिनरल बेस्ड कैसे क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर जो कोल है या फिर गोल्ड है या मिनरल है या कोई भी चीज है उसको पाल पोस के बड़ा नहीं कर सकते। एग्रो बेस में जो ट्रीज हैं वो हम बड़ा कर सकते हैं, एनिमल है उनको हम बड़ा कर सकते हैं, वो ग्रोथ कर सकती है, डेवलप हो सकती है, मगर ये मिनरल वाले में नहीं हो सकती। तो एग्रो बेस में क्या आ गया, प्लांट, एनिमल्स, कॉटन, ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे रिलेटेड जो भी सामान होगा वो किस में होगा, वो अपना एग्रो बेस में होगा। जैसे लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, लेदर से बनी हुई चीजें किस में आएगी, एग्रो बेस में। क्यों आएगी, क्योंकि हमें लेदर कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, फिर है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हैवी प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो मिनरल ओर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, कैसे करता है, मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फीड करती है। जैसे कि आप मानिए एक एल्यूमिनियम है, उसमें क्या होगा, वो एक दूसरी इंडस्ट्री जो हेलीकॉप्टर बना रही है या जो आयरन इंडस्ट्री, उसे ट्रेन जिसको बनाना है, वो उनसे सामान लेगा, वो उनको बताएगा कि हमें ये सामान बनाना है या हमें 10 ट्रेन बनानी है, तो आप लोहे की ट्रेन बनानी, तो पहले वो लोहा लेगा उनसे, लोहे वाला जो काम है वो वहां उस फैक्ट्री में काम हो रहा है, फिर वो फैक्ट्री उसको ट्रेन बना के दे रही है, ट्रेन में कलरिंग हो रही है, ट्रेन में उसकी जो आउटलाइंस होती हैं, जो भी उसको लेटर्स लिखने हैं या रिटन मैटर लिखना है या अंदर उनको चेयर्स लगानी है, गद्दियां लगानी, वो सब काम एक दूसरी इंडस्ट्री कर रही। तो इट मीन्स क्या होता है, मिनरल वाले में मोस्टली वो दूसरी इंडस्ट्री को भी फीड कराती है। फीड का मतलब यहाँ ये नहीं है खाना खिलाना, यहाँ ये है कि उनको भी काम करने का, नौकरी देने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनरल बेस, मिनरल ओर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, बिल्डिंग्स वगैरह वाला सामान। अब एक लोहा है, लोहे से क्या बन रहा है, सरिया, सरिये से क्या बन रहा है, अब ये सरिया कहाँ जाएगा, जो बिल्डिंग बनाता है, अब जो बिल्डिंग बना रहा है वो उसको यूज में लेगा। तो कितनी सारी उसमें स्टेप्स में जा रहे हैं, एक सिर्फ एक इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, उससे काफी लोगों को वो फीड कर रही है, काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो उसी बेस पे चल रही है। ठीक है, मरीन एंड फॉरेस्ट बेस। अब मरीन एंड फॉरेस्ट बेस का क्या मतलब हुआ, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मरीन का मतलब क्या होता है, सी, ओशियन। ठीक है, पानी, मरीन का मतलब बेसिकली होता है पानी। तो मरीन बेस्ड मतलब मरीन वाला जो सामान, सी फूड मान लो, अब सी फूड है वो कलेक्ट करेगा, सी फूड को कन्वर्ट करेगा, उसमें वो सी फूड कहाँ कहाँ जा रहा है, पैकिंग होके प्लेन्स में जा रहा है, ट्रेन्स में जा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है। ठीक है, आपको जोमेटो स्विगी जो भी करते हैं उसमें आप भेज रहे हैं, होटल्स में भेज रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मरीन वाला। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस। फॉरेस्ट बेस में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट से जो भी सामान मिलता है, चाहे फ्रूट्स मान लीजिए, प्लांट्स मान लीजिए, या फिर कोई बर्ड, एनिमल, कुछ भी मान सकते हैं उस बेस पे। ठीक है, मरीन हो गया अपना, प्लांट्स वाला हो गया। फार्माक्यूटिकल्स जो होता है वो भी हमारा फॉरेस्ट पे। फार्माक्यूटिकल्स मतलब जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन कहाँ पे मिलेगी, हमने फॉरेस्ट बेस्ड में मिलेगी। फर्नीचर कहाँ पे मिलेगा, फॉरेस्ट बेस्ड होगा। पेपर कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक है, ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी, फॉरेस्ट बेस्ड। तो लास्ट वाला था हमारा मरीन एंड फॉरेस्ट बेस्ड। तो एक ही इंडस्ट्री ऐसा नहीं है सारा काम करती है, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट साइज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिकली हाथ से बनी हुई चीजें और छोटी मोटी चीजें बनाते हैं हम, वो वाली इंडस्ट्री होती है। ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भी आप चालू कर सकते हो, घर में भी चालू कर सकते हो। एक घर में कर लो, एक छोटी सी फैक्ट्री घर के बाहर लगा लो, बेसमेंट में लगा लो, उस बेस पे। हैंडीक्राफ्ट और लेस कैपिटल। हैंडीक्राफ्ट का मोस्टली काम जैसे वीविंग हो गया, नीटिंग हो गया, कोई टोकरी बनानी है उसका काम हो गया, कोई डेकोरेशन का काम हो गया, या फिर आपकी जैसे कढ़ाई, एक साड़ी है उसमें कढ़ाई हो रही है, या फिर आपके
कुर्तों में कढ़ाई हो रही है या आपके शॉल में कढ़ाई हो रही है, तो इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, हम पूरा उसका कैपिटल खूब सारा लगाएं और उसको पूरा डेवलप करें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये काम तो एक छोटे से एरिया में भी हो सकता है, 2 कमरों में भी हो सकता है। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें कम पैसे लगता है, कम या फिर बहुत ही ना के बराबर। अब किसी को साड़ी की कढ़ाई का काम करना है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, खूब सारी मशीनरी चाहिए होगी। 4 या 5 जो वर्कर होंगे वो काम कर रहे होंगे, जो कस्टमर का साड़ी लाएगा उसमें आपने वीविंग कर दी उसमें, या फिर आपने वो नीटिंग कर दी, नीटिंग स्वेटर्स वाले बनाने, या फिर आपको कढ़ाई करके और आपने सप्लाई कर दी। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, कम कैपिटल, खर्चा बहुत ही कम आता है। 1 या 2 कमरों का, या उसके बिजली का आ जाता होगा, पानी का आ जाता होगा, या कुछ चीज है कोई सामान रख ली उस बेस पे। हैंडीक्राफ्ट का काम इसलिए क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज है, जो हाथ से बनी हुई चीज होगी उसमें कम खर्चा आएगा, ठीक है। मेहनत ज्यादा लगेगी मगर मशीनरी की जरूरत बिल्कुल ना के बराबर होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होती है, हायर इन्वेस्टमेंट होता है। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मतलब टेक्निक्स यूज होगी, मशीनरी यूज होगी। अब एक लोहे से ट्रेन बनाता तो 4 वर्कर्स का काम नहीं है, वो तो नहीं कर सकते। उसके लिए पूरा का पूरा मशीन लगेगा, पूरे के प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो उसको आप एक लोहा लगा के तो ट्रेन बनेगा नहीं, उसको आपको एक फेस देना पड़ेगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, आउटर स्ट्रक्चर, फिर इनर उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इन सब चीजों के लिए हैवी मशीनरी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी, आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब की जरूरत पड़ेगी, पूरा प्रोसेस होगा, इंजीनियर्स होंगे। तो ये लार्ज स्केल में हो गया। बहुत हाई स्केल में बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, ऑब्वियसली जब इतनी चीजें मशीनरी आएंगी तो कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हायर इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा लगा के बनाया जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट, कोऑपरेटिव। प्राइवेट सेक्टर से तो समझ में आ रहा है कोई भी एक इंडिविजुअल उसको ओन कर रहा है, उन इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया, इंडिविजुअल ने ओन किया और वो उसी का है बिजनेस, सेम वही कर रहा है। वो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी स्मॉल स्केल पे कैसे भी स्टार्ट कर सकता है, किसी भी चीज का कर सकता है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूं कि मैं फर्नीचर बना रही हूँ, तो मैं कहीं भी किसी भी आप इसके इंडस्ट्री से या कहीं से भी लकड़ियां मंगवा रही हूँ, और लकड़ी मंगवा के एक फैक्ट्री मैंने खोल दी, वहां मैं फर्नीचर का काम कर रही हूँ, चेयर, टेबल, बेड वगैरह बना रही हूँ। तो ये मैं इंडिविजुअली काम कर रही हूँ खुद के बल पे। तो ये क्या हुआ, जैसे कि टाटा, जैसे कि रिलायंस, उन्होंने खुद से ही 0 से स्टार्ट किया, अब वो इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो टाटा और ये रिलायंस, ये क्या हो गया, ओन उनका खुद का है, इंडिविजुअल, उन्होंने खुद ने स्टार्ट किया और वो उसे खुद ही चला रहे, है ना। फिर है अपना पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से समझ में आ रहा है, पब्लिक सेक्टर मतलब भाई आप लोगों के लिए, सबके लिए, जनता के लिए। तो जनता आती है मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाती है, गवर्नमेंट उसको बनाती है। हम कई बार सोचते हैं कि छोड़ो गवर्नमेंट के क्या फर्क पड़ता है, अरे गवर्नमेंट बना रही है तो जीएसटी तो आप ही दे रहे हो, टैक्स तो आप ही दे रहे हो, आप जो पैसा दे रहे हो वही, उसी से तो गवर्नमेंट बना रही है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है चलो अब इतने पैसे दे रहे हैं तो गवर्नमेंट का ही तो है, क्या जा रहा है हमारा। अरे भाई इनडायरेक्टली दे तो हम ही पैसा रहे हैं उसमें, ठीक है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट करती है पूरी तरीके से उस पर काम, गवर्नमेंट ही ओन करती है उसको, ऑनर जो है वो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही रूल करती है और गवर्नमेंट ही सप्लाई करती है। हिंदुस्तान एरोमेटिक लिमिटेड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान एरोमेटिक लिमिटेड कौन ओन कर रहा है, गवर्नमेंट। इसका नाम क्या है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्यों बोल रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जनता के लिए, आप लोगों के लिए, हम सबके लिए, ठीक है। फिर हमारा आता है जॉइंट। जॉइंट का मतलब स्टेट और इंडिविजुअल दोनों काम कर रहे हैं। स्टेट तो कर ही रहा है, इंडिविजुअल भी साथ में काम कर रहा है, ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्टेट के साथ साथ एक इंडिविजुअल का था, अब साथ में कौन क्लब हो गया, एक स्टेट भी क्लब हो गया। या स्टेट काम कर रहा है, कौन क्लब हो गया, इंडिविजुअल भी क्लब हो गया, मतलब ये साथ काम कर रहे हैं, जॉइंट में काम कर रहे हैं। तो इसका क्या हुआ, जॉइंट, स्टेट प्लस इंडिविजुअल। अब यह आया कोऑपरेटिव।
कोऑपरेटिव से आप क्या समझते हो? कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे से क्लब करके काम करना। कोऑपरेशन क्या होता है? एक दूसरे के साथ काम करना, मिलजुल के काम करना। तो अब एक एग्जाम्पल है, जैसे कि दूध, कैटल फार्मिंग का कोई काम करता है, ठीक है। अब वो एक अमूल दूध है, उसको अमूल घर घर में बिक रहा है, अमूल सरस बिक रहा है, घर घर में बिक रहा है। तो अमूल वाले को जो दूध की जरूरत पड़ेगी, बेचने के लिए, सप्लाई करने की दूध की जरूरत पड़ेगी। अब ये दूध कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जिनके पास कैटल्स हैं, जिनके पास गाय भैंस हैं, जिनके पास बकरियां हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने कैटल्स का अपना अपना जो दूध उनका, उनके तरफ से जो है वो सब कुछ एक फैक्ट्री में जाता है। वो फैक्ट्री ही अमूल दूध बना रही है और सबको दे रही है, हर घर में दे रही है अमूल दूध, है ना। तो इसमें क्या है कि हर कोई बिजनेस कर रहा है ना एक तरीके से। जो एक फार्मर है जो दूध अपना वहां पे सेल कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। दूसरे गांव का फार्मर, वो भी बिजनेस कर रहा है। मैं चाह रही हूँ मैं 4 गाय रख लूं, मैं मेरी तरफ से भी उनको वो दूध सप्लाई करूं, तो मैं भी एक बिजनेस ही कर रही हूँ। तो कोऑपरेटिव बिजनेस, वो इंडस्ट्री तो कर ही रही है, वो जो है, वो जो ब्रांड नेम है अमूल, वो तो कर ही रहा है, साथ में उसके साथ साथ कौन कर रहा है? और भी छोटे मोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, किस में आया? वो कोऑपरेटिव में, मिलके काम कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सेकेंडरी एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस, एक रॉ मटेरियल उसको मैन्युफैक्चर करके कुछ चेंजेस कर रही है, तो वो क्या हो गया? ये कहाँ हो रहा है? इंडस्ट्रीज में। क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन और फॉरेस्ट बेस्ड। एग्रो बेस में प्लांट एनिमल से रिलेटेड, मिनरल बेस जो कि मिनरल ओर्स का काम करेगी, मिनरल्स का, मरीन एंड फॉरेस्ट, मरीन वाला में आप सी फूड मान सकते हैं, फॉरेस्ट में फार्माक्यूटिकल्स मान सकते हैं या लेदर मान सकते हैं। साइज में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में सबसे अच्छा एग्जांपल है हैंडीक्राफ्ट का, लार्ज स्केल में टेक्नोलॉजी ज्यादा लगेगी, ज्यादा पैसे लगेंगे। स्मॉल स्केल में लेस कैपिटल, लार्ज स्केल में हायर इन्वेस्टमेंट। ऑनरशिप प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, कोऑपरेटिव। प्राइवेट सेक्टर कौन है? ओन, जो मैंने ही चालू किया, मैं प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, पब्लिक से याद रखिए, पब्लिक से, जनता से, गवर्नमेंट। जॉइंट, जॉइंट में स्टेट और इंडिविजुअल दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव में जो मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया अमूल वाला, उसके तरीके से किस में आ जाता है? यस, एक सुधा डेयरी, सुधा डेयरी भी है, अमूल वाला भी याद रखिए। सुधा डेयरी बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोऑपरेटिव में आप लिख सकते हैं सुधा डेयरी, वो भी इसी कोऑपरेटिव में ही आता है। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को कहाँ सेट करना चाहिए, इसके लिए भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। ऐसे नहीं हम कहीं भी, कोई भी जगह है, कमर्शियल जगह है या लोग रह रहे हैं, वहां पे आप एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लोगे, ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, थोड़े डिस्टेंस पे होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए कि आप ऐसे किसी पॉपुलेटेड जगह पे, जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, या किसी सिटी में जहाँ हैवी पॉपुलेशन है, आप कोई भी इंडस्ट्री ऐसे नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। उसमें से कुछ जो है वो है क्या? रॉ मटेरियल्स, पावर, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल, मार्केट, लैंड, इन सब पे डिपेंड करता है ना। आप किसी भी जगह को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया जाता है। नोएडा, जैसे नोएडा का सबसे पहले तो नोएडा का फुल फॉर्म है, नोएडा एक नाम नहीं है, ये बहुत सारे वर्ड से मिलकर नोएडा एक सिटी जो नाम दिल्ली के पास है वो बनाई गई है। कैसे? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है नोएडा। तो किसी भी जगह को डेवलप करना हो या फिर किसी भी जगह की ग्रोथ अच्छी करनी हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है? इंडस्ट्रियलाइज्ड किया जाता है। वहां पे कोई चीज नई अच्छी बनने लगेगी तो वहां लेबर ज्यादा आएंगे, वहां लोग रहने लगेंगे, वहां कमाई का साधन मिल जाएगा लोगों को, जिससे क्या होगी? वो एरिया, वो सिटी, वो डिस्ट्रिक्ट, वो जगह, वो टाउन, वो क्या होगा? ग्रोथ करने लगेगा, वो डेवलप होने लगेगा जैसे जैसे वहां पे कमाई आएगी।
ठीक है। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो किन किन चीजों पे उसकी लोकेशन डिपेंड करती है। तो बच्चों पावर है, अगर पावर सप्लाई नहीं है तो भाई आप कैसे एक फैक्ट्री का सेटअप कर सकते हो? आप ऐसे किसी बिल्कुल बीहड़ इलाके में तो फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते जहां आपका ट्रांसपोर्ट ही जाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे आप रेगिस्तान के बीच में फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते जहां से आपके बाहर से सामान ही आना बहुत मुश्किल हो रहा है, वहां आपको लेबर ले जाने में ही इतनी दिक्कत आ रही। तो पावर नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेबर नहीं है, फिर कैपिटल नहीं। कैपिटल मतलब पैसों की तंगी, पैसे ही नहीं है, उस एरिया में पैसे नहीं है या फिर उस आदमी के पास पैसे नहीं है, तब भी आप कोई इंडस्ट्री सेट या एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। पूरा एक मार्केट होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए। लैंड ही नहीं है, आप किसी समुद्र के पास जाके खड़े हो कि मैं तो यहाँ ही एक इंडस्ट्री बनाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं। एक लैंड होना चाहिए पर्टिकुलर आपके नाम से, तब गवर्नमेंट हामी भरती है इन सब चीजों को देखते हुए कि अब हम यहाँ पे फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, ये चीजें अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या? रॉ मटेरियल, पावर, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मार्केट, कैपिटल, लैंड। और इन सब चीजों से क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है वो जगह, डेवलप होती है और ग्रोथ भी होती है। कई बार गवर्नमेंट हेल्प भी करती है आपको सब्सिडी से, या लो कॉस्ट आपका ट्रांसपोर्ट दे देती है। लो कॉस्ट हेल्प किस तरह से? आपका मटेरियल जो है वो लो कॉस्ट में भेजती है, जो आप जिस एरिया में जहां ये काम करना चाहते हैं, स्टेब्लिश करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं इंडस्ट्री का, वो इजीली कर पाए। जो उससे क्या होगा? ग्रोथ होगी, उस जगह की डेवलपमेंट होगा। तो कई बार इन चीजों में सब्सिडीज और इनकी साथ ही गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। ओके, देन इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट स्टेप है इनपुट, उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर क्या होता है? उसका आउटपुट निकलता है। जैसे एक सिंपल सी चीज बताती हूँ मैं, लेदर है, लेदर में क्या हुआ? पूरी प्रोसेसिंग हुई और उसका आउटपुट क्या निकला? शू, एक शूज जो हम पहन रहे हैं। ठीक है, सेम वही चीज है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आप ले लीजिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें कॉटन, लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रोसेस, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंट, एंड द आउटपुट इज शर्ट। अब इसी चीज को हम समझते हैं कैसे। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब उसने क्या किया? कॉटन लिया। कॉटन कहां से आया? फॉरेस्ट से आया। फॉरेस्ट, लेबर, लेबर जो है वो ह्यूमन लेबर, वो उस पर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो वहां से फॉरेस्ट से उसको कॉटन को इकट्ठा कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। कहां पर ला रहे हैं? फैक्ट्री में। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अब जो सामान आया है, जो सामान फैक्ट्री तक पहुंचा है, उसमें पूरा कॉस्टिंग आई है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग। वहां से सामान ट्रांसपोर्ट हुआ है तो इसकी पूरी कॉस्टिंग आई है। ये आने के बाद जो प्रोसेस हो रहा है, अब उस कॉटन का कैसे प्रोसेसिंग हो रही है? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। गिनिंग मतलब उसको एक धागे में कन्वर्ट किया जाता है, एक थ्रेड बनाया जाता है, उससे मोटा पतला, जैसे भी कढ़ाई के लिए है तो थोड़ा नरम होगा, पतला होगा, किसी और काम के लिए, चादरों के लिए या फिर कर्टन के लिए होगा तो थोड़ा थ्रेड थोड़ा सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा हार्ड होगा। तो उसको हम क्या करें? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। वीविंग मतलब वीव करना किसी चीज को। डाइंग और प्रिंट, उसको कलर देना। अब हर कपड़ा तो सफेद रंग का होगा नहीं, हर कपड़ा तो काले रंग का होगा नहीं, उस पर कलरिंग भी की जाएगी, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? कलर भी कर रहे हैं। फिर डाइंग कर दिया, प्रिंट कर दिया। किसी कपड़े पे कोई प्रिंटिंग करनी हो, ग्राफिक देना हो, कोई डिजाइन बनानी हो, उसका काम होगा। और उसके बाद जो आउटपुट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? आउटपुट क्या है हमारा? शर्ट। शर्ट क्या है हमारा? आउटपुट। सबसे पहले इनपुट क्या था? कॉटन। कॉटन हमारा इनपुट था, हमने शुरुआत की कॉटन से, खत्म कहाँ हुआ? आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ? शर्ट हुआ। इसके बीच की जो प्रोसेसिंग हुई पूरी, वो क्या थी? ये सारी प्रोसेसिंग, लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेसिंग हुई और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आउटपुट में। बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये है कि जो मेन काम होता है इंडस्ट्री का वो ये होता है कि किसी भी चीज को प्रोसेस करने के बाद ऐसा बना दे जिसको, जो थोड़ा वैल्यूएबल हो, जो चीज वैल्यूएबल हो। ठीक है, ओके। देन इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन में हम क्या समझेंगे?
हर जगह हर कहीं तो हम इंडस्ट्री बनाएंगे नहीं। कोई भी इंडस्ट्री खड़ी कर दी और उसको हमने बना दिया, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो क्या है, when in any region a number of industries locate close to each other to share benefit। अब इसको समझते हैं। When in any region a number of industries locate close to each other to share a benefit। एक बेनिफिट शेयर करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर एक जगह पर सेट होती है, सेटअप किया जाता है उनका, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। उसका उसका मतलब रीजन क्या होगा, उसका कारण ये होता है कि अब एक मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पे एक इंडस्ट्री सेटअप करना उनका। अब ऐसा तो है नहीं बेसिकली उसी के लिए एक रोड बनाई जाएगी, सिर्फ एक सिंगल उस इंडस्ट्री के लिए ही रेलवे ट्रैक बना जाएगा या एयरपोर्ट डेवलप होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी तो ध्यान जाएगा गवर्नमेंट का और वो बोलेंगे चलो यहाँ से बहुत पैसा बन रहा है, पैसा कमाया जा सकता है, तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी एफर्ट करेगी और फिर जरूर वहां पे इंडस्ट्री जितनी भी सेट करनी है, सेट हुई हुई है, उन लोगों के लिए हेल्प दे। हेल्प किस किस चीजों में, वहां पे रोड बन सकती है, आसपास की जगह जो कि मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है कोल माइनिंग की है तो वहां लेबर सप्लाई कर सकती है, अवेलेबिलिटी कर सकती है बहुत सारी चीजों की, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, जो वहां पे सेट हो इंडस्ट्री। और वो रीजन पूरा इंडस्ट्री पर, जो मैंने नोएडा वाली आपको जो बात बताई थी, कैसे नोएडा वहां पे कुछ भी नहीं था मगर वो इंडस्ट्री में कैसे डेवलप की गई उस जगह को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसी भी एरिया और प्लेस की जब करनी हो तो हम उसको इंडस्ट्रियलाइज कर देते हैं। इसमें क्या किया, इंडस्ट्रियल रीजन इकट्ठी होकर बहुत सारी फैक्ट्री साथ में काम कर रही, साथ में सेट हुई है कि उनको सबको साथ में ही बेनिफिट मिले, शेयर बेनिफिट। ठीक है, मेजर रीजन कौन से हैं वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में कौन से मेजर रीजन हैं जहां पे इंडस्ट्री एक साथ आके काम करती है। कोई जगह तो होगी जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री काम करती है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में बताया गया। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, अब अमेरिका है यहाँ पे, नॉर्थ है, यहाँ साउथ अमेरिका। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो पता ही होगा, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, इतना तो हम बहुत टाइम से पढ़ते चले जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब यहां लिखा है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका तो ये है और इसका भी ईस्टर्न पार्ट डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। फिर वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, अब यूरोप तो है वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप सेंटर पार्ट है इसका। फिर हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है पता है ये सबको, 7 है। ईस्टर्न यूरोप, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट हो गया। ईस्टर्न एशिया, अब जब एशिया है तो एशिया का कौन सी जगह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्टर्न पार्ट, एशिया का ईस्टर्न साइड। ठीक है, ये किस चीज में है, हमारे मेजर रीजन ऑफ वर्ल्ड, किस चीज के लिए, इंडस्ट्रियल रीजन के लिए। कहां कहां ऐसी कौन कौन सी जगह है जो क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए जिसकी वजह से वो रीजन इंडस्ट्रियलाइज करने में इजी रहता है, किन चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। सी पोर्ट, यहां हर जगह ये ऐसा रीजन है जहां पे सी अवेलेबल है, समुद्र का पोर्ट अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि सामान बहुत इजीली सप्लाई किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है सी के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसी जगह जहां सी पोर्ट अवेलेबल हो। टेम्परेट एरिया मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो, आर्कटिक अंटार्कटिका जैसे बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी नहीं हो, सहारा या थारकी जैसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लेबर काम ही नहीं कर पाए, तो ऐसा कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बनाओ जहाँ पे वो काम ही नहीं कर पाए, ऐसी सिचुएशन में रखो जहाँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, सूटेबल हो, सूदिंग हो। तो फिर उन्होंने क्या, टेम्परेट एरिया होना चाहिए। कोल फील्ड, क्यों बच्चे कोल फील्ड्स क्यों, क्योंकि वहां पावर इलेक्ट्रिसिटी की इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है, किसके थ्रू, थर्मल पावर, डैम एनर्जी। ठीक है, इनसे कैसे कन्वर्ट होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अपन को मिलती है। एक बार फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कॉटन था, उसके बाद सारा ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंट, क्या आया आउटपुट? शर्ट। इंडस्ट्री रीजन, व्हेन इन एनी रीजन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर टू शेयर अ बेनिफिट, ठीक है, एक साथ इकट्ठी होगी उस जगह पर बनी। मेजर रीजन ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया नियर सी पोर्ट, टेम्परेट एरिया होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कोल फील्ड, पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, थर्मल पावर और एनर्जी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा वो रीजन जो कि इंडिया में है, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई पुणे ये सब कुछ वहां पे है जहाँ सी पोर्ट है, जहाँ पे जो भी सामान बना और सी में जाके वो शिप्स में वो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु, हुगली रीजन कैलकाटा में, अहमदाबाद बड़ौदा, ये छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ और कोलम का तिरुवनंतपुरम क्लस्टर। ये क्या जगह है? ये वो जगह है जो कि इंडिया में है, इंडस्ट्रियल रीजन। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है, इनसे जो इंडस्ट्रीज है वो हर बार बहुत ही अच्छी होती है, वो अच्छी होनी भी चाहिए, बिकॉज जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं किसी कारण से, कोई ऐसी चीज जो बहुत ब्लंडर हो जाती है, आगे जाके बाद में पता चलती है, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, मगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट्स हुए हुए हैं, जिसका बहुत एक ह्यूज एग्जाम्पल जो कि हम कभी नहीं भूल सकते वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 3 दिसंबर में 12:30 बजे रात के, उसका इफेक्ट आप देखेंगे तो आज भी वो जो जनरेशन है उसका इफेक्ट उनके अभी भी है, क्या? ब्लाइंडनेस पे या स्किन पे वो रैशेज, ब्लाइंडनेस दिख नहीं पा रहा है, स्किन पे रैशेज, एसिडिटी और गैस की सीवियर प्रॉब्लम आज तक भी, इतने सालों बाद भी, वो 84 से आज तक भी 2022 तक देखने को मिलती है। हुआ क्या था? 3 दिसंबर को रात को 12:30 बजे के करीब लीकेज हो गई थी मिथेल की और कुछ हाइड्रोजन साइनाइड की, मिथेल भी हाई साइनाइड करके था गैस, उसकी लीकेज हो गई थी। वो बहुत बड़ा मिस्टेक था और उसके रिएक्शन से क्या हुआ, बाकी जो गैस थे वो भी लीक हो रहे थे, और इसका क्या हुआ, जो लीकेज में रात को जो आसपास के जितने भी लोग थे भोपाल में, ऐसा नहीं था उसी एरिया में, बहुत दूर तक काफी किलोमीटर्स तक उसका इफेक्ट हुआ, कई लोग मर गए। लास्ट में जब उनका काउंटिंग की गई थी तो 3598 जो टोटल डेथ हुआ था 3598 था उसका काउंटिंग। वो बहुत ह्यूज है, बहुत छोटा नहीं है नंबर, ही बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे लोग मरे थे, और अभी भी ये वाला जो केस है कोई भी भूला नहीं। तो ऐसी कई चीजें हो जाती है जो आसपास हर जगह, तो इंडस्ट्री जैसे ये है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री सब इन्हीं जगह पे, इंडस्ट्री तो हमारे भी आसपास कहीं ना कहीं होगी। ये तो वो जगह है जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठा और क्लब हुई है बेनिफिट्स के लिए। इंडस्ट्री तो बहुत सारी है, हर एक का नाम तो मैंने नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। हमने पहले पढ़ा था इंसिडेंट जो कि भोपाल में हुआ था, ऐसा ही कुछ इंसिडेंट चाइना में हुआ था रिसेंटली, 2005 की ही बात है। काफी लोग वहां भी इंजर्ड भी हुए थे और 243 के समथिंग कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे। जो अफेक्ट जो है बहुत गलत था, बहुत बुरा था, और वैसे ही रात के टाइम हुआ था जब आराम से लोग चैन की नींद सो रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे एक्सीडेंट से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये नेक्स्ट टॉपिक है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, अगर हो जाता है तो क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कभी भी इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। रीजन, जितने ज्यादा लोग होंगे एक्सीडेंट पे उतने ही ज्यादा लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, परेशानी होगी। कैसी जगह पे होना चाहिए, थोड़ा सा सेपरेट होना चाहिए, थोड़ा सा दूरी पर होना चाहिए। पीपल जो है वहां रह रहे हैं, उन्हें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कौन सा टॉक्सिन, कौन सा सब्सटेंस वहां बन रहा है, और उसके क्या क्या किन किन चीजों से उससे परेशानी हो सकती है, और हम कैसे क्योर कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या रख सकते हैं इन केस ऑफ एनी
एक्सीडेंट। एंड देन द फायर वार्निंग अलार्म। फायर वार्निंग अलार्म का बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे स्टेशन होना चाहिए जो तुरंत कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत वो वहां पहुंच सके उन लोगों के पास जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है। देन द स्टोरेज कैपेसिटी, जो टॉक्सिक का जो स्टोरेज सब्सटेंस है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी वो कम रखिए। कम क्यों रखो? कम रखने से क्या होगा, ऐसा कोई एक्सीडेंट होगा तो ज्यादा सीवियर नहीं होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा। फिर हमारा पॉल्यूशन डिस्पर्सल जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, पॉल्यूशन को निकालने का, गंदगी हटाने का एक तरीका, इकट्ठा वेस्ट जो हो रहा है उसको हटाने का भी एक प्रॉपर इम्प्रूव्ड मेथड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्री कौन सी है? आयरन और स्टील है, हम सबको ही पता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होती है? कपड़े जहां बनते हैं, कपड़ा तो कोई भी बना सकता है मगर वो इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर होती है उस एरिया में जो कि बहुत ज्यादा बनती है। ऐसे ही है टेक्नोलॉजी, आईटी वाली इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी तो बहुत ज्यादा जो हाई लेवल पे है जो काम करती है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको हम क्या बोलते हैं? सनराइज इंडस्ट्रीज। तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मेजर है? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया, बेंगलोर, कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर। हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलोर। इसके बाद है हमारा टॉपिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज क्या होती है? बहुत ज्यादा मेजरली डेवलप्ड है, बहुत तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारा आपका कोई भी चीज, छोटी सी चीज देख लीजिए, निडल भी हो, एक छोटा सा एक फ्रेम बना हो या खिड़की हो या दरवाजे हो या फिर अलमीरा हो, चेयर हो, काफी चीजों में आयरन की हमें जरूरत पड़ती है। आयरन का सामान बनता है स्टील। वो क्या है? आयरन एक आउटपुट रॉ मटेरियल है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद क्या बनता है? स्टील बनता है। और उस स्टील को क्या बोलेंगे हम? प्रोसेस्ड आयरन। और वो बहुत ज्यादा यूजफुल है हर तरीके से। जैसे अल्मीनियम का आप कोई सामान बना, जैसे रेलिंग्स बनती है उनसे, और भी बहुत सारी चीजें। आजकल तो घर में इतने डिजाइन, आप वो जो जिससे आप बंद करते हैं दरवाजा वगैरह, हैंडल्स हो गए या फिर खिड़कियों की चिटकनी लगाते हैं, वो सब किससे बनेगी? उन्हीं से ही बनेगी। ठीक है। तो आयरन और कोल क्या क्या मिलेगा उसमें? एक आयरन है, उसमें क्या मिलेगा? आयरन में ओर में कोल भी मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, उसके बाद स्टील का प्रोडक्शन होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है हम उसको बोलते हैं कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील। बहुत सारे मेथड से गुजरना पड़ता है आयरन को। 8 टन्स ऑफ कोल, कितने टन्स ऑफ कोल? 8 टन्स ऑफ कोल। क्या बनाने का प्रोसेस बता रही हूं मैं? स्टील बनाने का। 4 टन्स ऑफ ओर, आयरन ओर, 4 टन्स ऑफ आयरन ओर। इसके साथ क्या मिलेगा? लाइम मिलेगा, 1 टन ऑफ लाइमस्टोन। इसके बाद क्या बनेगा? 1 टन ऑफ स्टील। इन सबको बनाएंगे तब हमारा बनेगा स्टील। और इस सब चीजों में एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। लास्ट में क्या हमारा आउटपुट क्या था? आयरन, जो कि कच्चा है, रॉ मटेरियल है। फिर हमारा आउटपुट क्या निकला? स्टील निकला। बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री का, स्टील जो है बैकबोन है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके वन लाइनर में आ सकता है बैकबोन कौन सी इंडस्ट्री है, तो वो सारी इंडस्ट्रीज का तो स्टील। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि एक तो ये फीडर कंपनी इंडस्ट्री है। अगर एक किसी को ट्रेन बनानी हो, मैंने पहले भी बताया था, ट्रेन बनानी हो या किसी को एरोप्लेन बनाना हो या हेलीकॉप्टर बनाना हो, सबसे पहले इसी इंडस्ट्री के पास आएगा। वो बोलेगा हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें ये वाला सामान चाहिए, हमें ये ऐसा बना हुआ होना चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन देगा उसको, फिर वो डेवलप करेगा किस चीज में? एरोप्लेन में। वो डेवलप करेगा हेलीकॉप्टर में या ट्रेन में या बस में, जिसमें भी उसको करना है। तो इस प्रोसेस में कितने सारे लोगों को काम मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है ना?
क्या वो बनाएगा उसको भी, जो बीच में मीडिएटर है, जो सप्लाई कर रहा है उसको भी, और जिसने खरीदा है उसको भी, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट को पास आउट करेगा या वो किसी प्राइवेट कंपनी को पास आउट करेगा। कितने लोगों का फीडर है, फीडर मतलब वो कितने लोगों की रोजी रोटी चला रहा है, कितने लोगों को काम दे रहा है। ठीक है, हम इसे क्या किसको कहेंगे, हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हम कहेंगे स्टील को। सेम चीज और बताती हूँ, सबसे ज्यादा फेमस कहाँ है इंडिया में, अगर आप ओवरऑल देखो तो सबसे ज्यादा स्टील प्लांट्स कहाँ पे है, जमशेदपुर में। 1947 ये चल नहीं रहा था हमें, 1947 के पहले इतनी ज्यादा स्टील के प्लांट्स नहीं हुआ करते थे जमशेदपुर में, मगर फिर टिस्को को सेटअप किया गया। टिस्को को सेटअप किया गया 1907 में। जब टिस्को सेटअप हुआ जमशेदपुर में, उसका नाम क्या दिया गया, साकची। उसके बाद वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी अच्छी ग्रोथ हुई, वो एरिया इतना अच्छा डेवलप हो गया, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट भी क्या करती है, थोड़ा इनिशिएटिव्स लेती है, नए तरीके खोजती है उस जगह को और ज्यादा डेवलप करने के लिए। वो कहाँ पे, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन के पास सारी सामान आराम से सप्लाई हो सकती है इजीली। तो इसलिए भी बहुत बड़ा रीजन होता है, किसी भी ऐसे मतलब सी शोर के पास, रेलवे ट्रैक के पास, ऐसी जगहों पे जब आप ऐसी कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो सप्लाई करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में उन चीजों को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। वैसे ही है पिट्सबर्ग, ये कहाँ पे, यूएसए। अपना जैसे जमशेदपुर हो गया साक्षी, वैसे पिट्सबर्ग में यूएसए में बहुत ज्यादा ये मेजरली डेवलप्ड है स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और ये ग्रेट लेक जो है वहां के आसपास का एरिया जो है वो सप्लाई करने में उनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है, ग्रेट लेक्स ऑफ पिट्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आराम से समझ में आ रहा है, कॉटन तो आप जो है बहुत ट्रेडिशनली हमारे सालों से चला आ रहा है इंडिया, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट आप इंडस्ट्री बता सकते हो इंडिया के अंदर। 18th सेंचुरी के टाइम जो था, वो जो एक रेवोल्यूशन आया था कॉटन इंडस्ट्रीज में, उसमें क्या होता है, इंडिया जो है वो बहुत ग्लोरियसली वो बहुत ज्यादा सेट हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस चीज की, कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, वो जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो रहा था। फर्स्ट क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे बनी, मुंबई। मुंबई को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजस्थान का क्या है, कानपुर। कानपुर है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई सबसे पहले 1854 में मुंबई में ही फेमस हुआ था, मुंबई में ही खोला गया था। फिर कहाँ आया, गुजरात। गुजरात में कहाँ पे, अहमदाबाद। फर्स्ट मील कहाँ आई, 1859 अहमदाबाद में, गुजरात में 1859 में फिर फर्स्ट मील वहां पर हुई थी। ओसाका, ओसाका कहाँ है, जापान में। ये मील 1859, वो भी उसका एक रेवोल्यूशन टाइम था। ओसाका जापान, जो मैनचेस्टर है वो जापान का मैनचेस्टर कौन सा है, ओसाका। कब हुआ, 1859 में। सबसे पहले मुंबई में कहां पे खोला गया, 1854। अहमदाबाद में कहां पे हुआ, कब हुआ, 1859। ठीक है, ओसाका में भी फिर मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है, और वहां पे भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। अब आते हैं हम आईटी वाले से। आईटी का मैंने बता दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होगा, स्टोरेज कैसे होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, इवेंट्स कैसे होंगे, पूरा क्या एक तरीका होता है ना किसी भी चीज को चलाने का। तो आईटी तो डेफिनेटली काम आएगी ही आएगी। शुरू से लेके एंड तक आप कोई भी काम करते हो तो उसकी प्लानिंग जरूरी है, वो प्लानिंग में ही हेल्प करता है आईटी डिपार्टमेंट। सबसे फेमस क्या है, बेंगलोर, और बाहर अगर फॉरेन कंट्री में देखें तो कैलिफोर्निया। ठीक है, और दोनों का ही ये है कि ये एक तो बेंगलोर कहाँ है, डक्कन प्लेट्यू पे, डेक्कन प्लेट्यू पे, और उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। वहां पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, मॉडरेट है, और वैसे टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रहता है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे एजुकेशन के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। तो वो एरिया को किस गवर्नमेंट ने कैसे इनिशिएटिव लिया, उसको उसी तरीके से डेवलप करने के लिए। और सेम सिचुएशन कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। ना तो बहुत ज्यादा ठंड है कि 0 डिग्री कोई बंदा काम ही नहीं कर पाए, या बिल्कुल ही गर्मी 50 डिग्री 45 डिग्री पे काम नहीं कर पाए, दोनों ही चीजें नहीं। हैवी रेनफॉल का प्रॉब्लम नहीं,
बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन नहीं है, तो इस चीज के लिए बैंगलोर बहुत ही सुटेबल प्लेस है, इसलिए वो वहां पे आईटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 में।